दोस्तों नमस्कार। युक्तेवर के यूट्यूब मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी उपस्थित हैं। डॉक्टर सिंह एक आदर्श अध्यापक रहे हैं, गहरे चिंतक, विचारक और प्रतिष्ठित लेखक हैं। आज के दौर में शिक्षा की गिरावट पर निरंतर चिंतित रहते हैं, उस पर चिंतन करते रहते हैं। आज शिक्षा के इन्हीं विविध बिंदुओं को लेकर डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी से हम चर्चा करना चाहेंगे। यह चर्चा गहरी होगी, वास्तविक होगी, व्यावहारिक होगी। हम चाहेंगे कि इस चर्चा में आपका सक्रिय सहभाग हो। सिंह साहब, देखा जाए तो नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक अपने अपने स्तर से अलग अलग पाठ्यक्रमों का निर्धारण होता है। इन अलग अलग स्तर के पाठ्यक्रम निर्धारण की वास्तविक वैज्ञानिक विधि और मनोवैज्ञानिक विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर विद्यार्थी बहुत, आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे, जेम्स वाट जो है वो किसी पढ़ाई लिखाई में नहीं था, लेकिन उसने आविष्कार किया। तेंदुलकर फेलियर स्टूडेंट थे, लेकिन वो इंटरनेशनल फेम के क्रिकेटर बने। तो जो ये आज का सिलेबस है उसका कोई अर्थ नहीं है। उसको वो देखिए, शिक्षा का अर्थ ये होता है कि जिस व्यक्ति को जो शिक्षा दी जा रही हो उसके अंदर जो गुण हैं उनका विकास करने में सहयोगी हो। पहली बात तो उस जितने भी सिलेबस बनाए जा रहे हैं, मैं अपने ग्रैंडसन को कक्षा 3 में जब अंग्रेजी पढ़ाता था, आईएससी बोर्ड की किताब थी कक्षा 3, तो मुझे 1-2 दिन में 2-1 शब्द जो हैं वो डिक्शनरी में देखने पड़ते थे जी। और वो कहता था कि जब आपको कक्षा 3 किताब नहीं आती तो आप कौन बड़े भारी लेखक को फलाना है। आप ये बताइए उन शब्दों का क्या मतलब है। उनको आप यूं ही, मैंने ग्रामर की किताब लिखी, एक भी नाम स्टीफन और जॉर्ज और कोई अंग्रेजी नाम, राम, श्याम, शीला, मोहन, जाकिर, जो हम जानते हैं हम उसमें दे। तो जैसा आपने कहा कि सिलेबस जो है वो तो कोई अर्थ ही उसका नहीं है। वो अंग्रेजों के जमाने में भी एक तरह से वो था कि हाँ चलो इनको अक्षर ज्ञान कराया जाए, इनका पोह जाए। अब बताइए, लड़का जब एक आदमी 36 साल पढ़ाने के बाद हायर एजुकेशन में उसी विषय में उसको शब्द की मीनिंग नहीं आ रही हो कक्षा 3 की किताब में, तो बच्चा क्या सीखेगा और कौन सा टीचर उसको जो है क्या प्रबुद्ध बनाएगा। तो सिलेबस तो 2 कौड़ी का है, किसी तरह की उसमें कोई यह योग्यता ही नहीं है कि वो बच्चे में ज्ञान का स्फुरण कर सके। ये एक तरह से रटंत विद्या है, ऊपर से डाल दिया जा रहा है। जितना बच्चा रट लेगा उतना लिख देगा और लिख करके जो है वो अपना नंबर पा जाएगा, बाकी उसके अंदर कोई विकास नहीं हो रहा है। इस तरह जब अलग अलग स्तर पर असंगत पाठ्यक्रम का निर्माण होगा तो एक स्तर के पाठ्यक्रम का विधिवत बोध अगर बच्चे को नहीं होता तो अगले स्तर के पाठ्यक्रम का बोध कैसे कर पाए? हाँ, तो कहाँ से, यही तो देखिए, आपके इस इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में कितने लोग जो है नोबेल प्राइज पाए हैं किसी विषय में, कितने लोगों का रिसर्च ऐसा हुआ है जो वर्ल्ड लेवल पर हो। मैं आपको अपने घर का बताऊं कि जब वो हमारा लड़का यूनिवर्सिटी ऑफ सना में पीएचडी कर रहा था माइक्रोबायोलॉजी में, तो बताया कि उसकी थीसिस 7 प्रोफेसर्स के पास जाती है और कोई भी प्रोफेसर एग्जामिनर एक कंट्री का नहीं होता है। और उनमें से एक ने भी अगर थोड़ा सा भी कोई अगेंस्ट में अगर व्यू दिया है तो बच्चे को फिर वो काम करना पड़ेगा। और इसके बाद में द होल डे जो है वो उसका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में उसी में से 3 प्रोफेसर आते हैं, 3 एग्जामिनर, और एक एग्जामिनर दूसरे एग्जामिनर को नहीं जानता है। और वो आते हैं, उनके अलावा हाल में जो है 80-100 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के रहते हैं, दे आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, तब जाके पीएचडी
उस तरह की पीएचडी का कोई अर्थ है, कोई लेना देना? आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ जो है वो एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी जमा हुई है, उसकी टाइटल निकाल दिया, उसको कर दिया, सीधे सीधे लेकर के वो कर दिया, एग्जामिनर का सब पता है, गए पैसा दिए और हो गया, रिपोर्ट आ गई, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जितनी मतलब खराब स्थिति आपके देश में रिसर्च की है, पढ़ाई की है, जानकारी की है, वो आप एक भी यद्यपि वहां भी सुसाइड्स होते हैं, लेकिन मेडिकल और इंजीनियर का लड़का जो है वो सुसाइड नहीं करता है। हमारे यहाँ आईटी कानपुर में एक बैच में 7-7, 8-8 लड़की, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में इसी साल 2 ने सुसाइड किया। ये कौन सी पढ़ाई है भाई? इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई से संयुक्त नहीं हो पा रहा है, वो जो है अपने को अलग महसूस कर रहा है, और प्रेशर है गार्जियन का और घर का कि इनको ऐसे ऐसे करना है, तो वो कर रहे हैं किसी तरह से। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आज परीक्षा हमारी शिक्षा पर हावी हो चुकी है और परीक्षा का भी अर्थ परिईक्ष चारों तरफ से व्यक्तित्व को देखना होना चाहिए? यहाँ तो जो कुछ है वो सूचनात्मक परीक्षण हो रहा है। पांडे जी, वो भी नहीं हो रहा है। वो भी इसलिए नहीं हो रहा है कि 2008 की जौनपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा में मैंने परीक्षण किया और लगभग 80% लड़कों को 0 दिया। वो नहीं बच्चे 56 और 55 नंबर पेपर में पाए, मेरे ऊपर केस कर दिए, जेन्युइन था। केस होने के बाद में पता चला कि वो कॉपी जब हाई कोर्ट में जांची गई तो मैंने उसमें 2 नंबर दिए। आज आप देख लीजिए, पूरे यूनिवर्सिटी में आपको 10 बच्चे नहीं मिलेंगे जिनकी कॉपी ठीक से जंची हो। ठीक से जांच दिया जाए तो जहां पर 4000 लड़कों का एनरोलमेंट है, वहां पर 40 लड़के मिलना मुश्किल हो जाएंगे अगले क्लास में। तो जो आप इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं, वो इवेल्युएशन भी तो उस लेवल पर भी तो नहीं कुछ हो रहा है, उस लेवल पर भी तो नहीं हो रहा है भाई। 3 विद्यार्थियों का अभी 5 अप्रैल को लोक सरोकार समिति में स्कॉलरशिप के लिए हमने एग्जाम लिया। सामाजिक विज्ञान में आधा नंबर 20 में, अंग्रेजी में 1 नंबर, वो सब टॉपर्स थे तीनों विद्यार्थी अपने अपने क्लास के। तो जब टॉपर्स की ये हाल है तो और क्या हाल होगी? तो परीक्षा प्रणाली भी एकदम बेकार है। जो बात आप कर रहे हैं जिस पैमाने पर, जिस लेवल पर, वो बहुत ही आइडियल कंडीशन की बात। जांचने की हालत ये है कि विश्वविद्यालय में पूरी इन्वायरमेंटल पेपर की कॉपी ही नहीं भिजवाई गई, उसका पैसा कुलपति द्वारा हड़प लिया गया। और इसका केस खुला जब लड़की एक थी जिसको बॉटनी में बहुत खराब नंबर मिले थे, वो अच्छी लड़की थी, तो उसने केस कर दिया और केस करने पर हाई कोर्ट से हुआ कि बॉटनी की कॉपी मंगाई जाए। तो बॉटनी की कॉपी की जगह पर चपरासी ने इन्वायरमेंटल साइंस का ग्रुप साकेत का दे दिया। अब जब कॉपी देखा जज ने, तो देखा उसमें कहीं पर कोई निशानी नहीं लगा हुआ है। तुरंत जो है कोई पांडे थे, कमिश्नर विजय शंकर पांडे या कोई थे, उनको तुरंत आदेश हुआ कि आप जा कंट्रोलर करिए और ताला बंद कर दीजिए और चेक करिए कि उसमें कॉपी क्या पोजीशन है। तो पता चला साहब कि 15 लाख कॉपियों में एक कॉपी भी भिजवाई नहीं गई है, क्योंकि उसका नंबर जुड़ता नहीं था, उसमें पास होना केवल जरूरी था, तो कुलपति महोदय ने अपना मार दिया था। तो इस तरह की कंडीशन है, कोई कुछ भी जांच दे, कुछ भी लिख दे, कोई जांच वांच कुछ हो ही नहीं रही है, ये फैक्ट है। अच्छा, ये तो विद्यालय परिवेश की स्थिति हुई, लेकिन घर के आंगन से विद्यालय के प्रांगण और बृहत्तर समाज में जिज्ञासा को पैदा ही नहीं किया जा रहा है, जबकि दुनिया के शिक्षाविदों ने कहा है कि बच्चे में जिज्ञासा पैदा कर दो, बाकी तो वह अपने प्रयास से जहां से भी स्रोत होगा। जिज्ञासु होना सबसे बड़ी क्वालिटी है कुछ भी अर्जित करने के लिए, और वो जिज्ञासा के लिए ये होता है कि घर परिवार में बुजुर्ग होते थे, वो कहते थे इसको करो, इसको न करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। वो चीज खत्म हो गई है। अब कोई फैमिली नहीं है, हर आदमी अपने टेलीविजन सेट में और नहीं तो मोबाइल सेट में 24 घंटे बना, वो लड़का अपने सेट में, वो अपने सेट में, तो क्या उनको सिखाएंगे, क्या बताएंगे? इसीलिए शायद छात्रों में ना अध्ययन की रुचि रह गई, ना अध्यापक में अध्यापन। कुछ नहीं, देखिए अध्यापन तो अब जो है वो, देखिए आर्मी की जॉब, डॉक्टर्स की जॉब और शिक्षक की जॉब, ये जो है इसको
कहा जाता है एवोकेशन। एवोकेशन का मतलब है कि ये कोई नौकरी या इस तरह की चीज नहीं है, आपका पूरा डेडिकेशन, समर्पण उसमें होना चाहिए उस जॉब के लिए। तो टीचर जो है, और मैं तो अपने जीवन में मैं बनाया हुआ हूँ टीचर्स का ही। मैं ना तो फिजिकली ना तो मेंटली किसी काम लायक था। आज जो कुछ भी मैं टीचर्स की वजह से हूँ। उन्होंने न क्लास देखा, ना वो देखा कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो मेरी एक डेफिनेशन है, मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में एक लेक्चर हो रहा था तो ऐसे कर दिया कि टीचिंग इज द रीचिंग द सोल ऑफ द स्टूडेंट। तो जब तक आप विद्यार्थी के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसमें क्या अपने उसको, तो वो अध्यापक से इस तरह जुड़ जाना चाहिए जिस तरह वो अपनी माँ से भी नहीं जुड़ पाता है, तब जाके अध्यापन होता है। आज तो सब नौकरी हो रही है, कोई अर्थ ही नहीं है टीचिंग का। आज एक नया मुहावरा बना है कि शिक्षा दान नहीं, वो दुकान बन गई है। इससे आप कहाँ तक? नहीं, देखिए, मैं तो इससे 101% असहमत हूँ। मेरे महाराज जी जिनसे मैंने योग सीखा था, वो कहते थे कि कभी भी किसी को दवा बताई जाए, योगासन सिखाया जाए या कुछ पढ़ाया जाए, तो उससे उसका प्रतिदान नहीं लेना चाहिए। वो कुछ स्वेच्छा से, जिसको दक्षिणा कही जाती है, वो दे, वो अलग की बात है। तो जब आप लेने देने का काम करना शुरू करेंगे तो फिर तो व्यापार हो जाएगा, और शिक्षा को भी व्यापार बना दिया इस सरकार ने। सुल्तानपुर में जहाँ 2 4 5 कॉलेज थे, वहाँ जो है 125 कॉलेज हैं। आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आपको 20 लड़के नहीं मिलेंगे। साइंस की पढ़ाई हो रही है, लैब है ही नहीं है। टीचर कौन है? कोई 10,000 रुपया पा रहा है, कोई 7,000 रुपया महीना पा रहा है। लेबर भी जो है वो आपको 12,000 रुपये से कम पे नहीं मिलेंगी। तो कौन सी पढ़ाई हो रही है? तो दुकानें खुली हुई हैं अपना, उनका जैसे भी एक सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। नहीं, ये आधुनिक दौर में क्या उस गुरुकुल प्रणाली की पुनर्बहाली संभव है? देखिए, गुरुकुल प्रणाली का मतलब तो सीधा ये है कि पहले परिवार की बहाली हो। गुरुकुल प्रणाली के अलावा पहले तो परिवार, माँ बाप बच्चे को जो कुछ देते लेते हैं, उसी से उसका विकास होता है। गुरुकुल प्रणाली तो बहुत आदर्श प्रणाली है ही। और आज भी आप देख लीजिए, जहाँ गुरुकुल चल रहे हैं, ये आप गए हैं उस विद्यालय में, वेद वेदांग में, आप सोचिए कि वहाँ का पढ़ा हुआ विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हेड है, एक ग्वालियर में जो है प्रोफेसर हेड है, 23 जो है वो लड़कों को पीएचडी करा चुके हैं, और सब अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त है। अगर जबकि उनके यहाँ कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई है, संसाधन की कमी है, तो अगर इस तरह से विद्यार्थियों का वो हो, आपस में लगाव हो, तो लामहला उसमें बेहतरी तो हो ही जाएगी। अच्छा, इस समय की शिक्षा व्यवस्था में भी हर विद्यालय की दीवार पे एक मुहावरा लिखा होता था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। आज व्यावहारिक रूप में इस मुहावरे का कहीं कुछ अता पता नहीं। नहीं, वो तो आप छोड़िए, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। जो सेवा के नाम पे चयनित हो रहे हैं यूपीएससी से, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, राजस्व सेवा, वो क्या कर रहे हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप किसी ऑफिस में चले जाइए, बिना रुपया दिए लिए कोई काम नहीं होगा। ये कौन सी सेवा हो रही है? उसी सेवा में खत्म है। तो इस विडंबनापूर्ण स्थिति को जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब तक आपने कही, ये पटरी पर कैसे आ सकती है? देखिए, पटरी पर आने के लिए कोई चीज जब खराब स्थिति में हो जाती है, तो फिर उसका एकदम से दाह संस्कार करके ही कोई नई प्रकृति को आप देख लीजिए, जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं तब नए पल्लव निकलते हैं। किसी चीज पे जो, अब ये जो रोग, इसका पहली बात तो मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी में जो लड़के सिलेक्ट होते हैं, जो पीसीएस में होते हैं और कहीं डिपार्टमेंट में होते हैं, उनकी एक पर्सनल फाइल बनती है। पर्सनल फाइल में देखा जाता है कि जब उनका इंक्रीमेंट लगना होता है, जब उनका प्रमोशन होना होता है, कि देखा जाता है अगर काम सेटिस्फाइड नहीं है तो उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है। डिग्री कॉलेज में या और कॉलेज में कोई कुछ देखा ही नहीं जाना है, आपको जो है
5 साल पे सीनियर स्केल, 8 साल पे एसोसिएट का स्केल, 13 साल पे प्रोफेसर स्केल, स्केल सब लेके घूम रहे हैं। तो एक तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप समझिए, जब तक ये जिम्मेदारी नहीं तय होगी कि आपके बच्चे को क्यों कुछ नहीं आता है, इसको कौन जिम्मेदार होगा। 3-3 लाख रुपए सैलरी और 2.5 लाख रुपया सैलरी दी जा रही है और कोई जिम्मेदारी का वही नहीं है। गवर्नमेंट को तय करना चाहिए कि पहली बात तो देखिए, पटरी पर लाने का सीधा अर्थ ये है कि बहुत पहला नंबर तो आपको सेवा शर्तों में ये जोड़ना होगा कि यदि आपका वो मूल्यांकन किया जाएगा, अगर वो अप टू द मार्क नहीं होगा तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा और आपको शो कॉज नोटिस भी दी जाएगी। दूसरी चीज, विद्यार्थियों का एडमिशन जो है वो अलग अलग तरीके से करना चाहिए कि जैसे विद्यार्थी जो अच्छे हैं उनका टेस्ट लीजिए, वो एक तरह के स्कूल में जाएं। एक मेरा अपना सोचना है कि जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि तरह तरह की अपना ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वो करिए, तो क्यों नहीं साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, कॉलेज ऑफ पुलिस, कॉलेज ऑफ मिलिट्री, इस तरह से कॉलेज ऑफ हैंडीक्राफ्ट, इस तरह से कॉलेज ऑफ फिजिकल बिल्डिंग, तो डिफरेंट तरह के उनके उस तरह के उसमें जो बच्चे हैं, हर आदमी जो है वो बीटेक करेगा, हर आदमी एमटेक करेगा। और बीटेक एमटेक की पोजीशन ये है कि सफाई कर्मचारी में देख लीजिए तो 25-25 हजार लड़के जो हैं वो बीटेक एमटेक और एमए पीएचडी के अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब वो डिग्री में कोई अर्थ नहीं है। तो अगर इसको पटरी पे लाना है तो बहुत सीधा मामला है कि पहली बात तो आपको सब धान बराबर का नहीं करना पड़ेगा कि वो एक ही तरह सबका एडमिशन हो जाए, सब एडमिशन लें, सब पढ़ें, ये सब नहीं होता है। अलग अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा कि ये इस काबिल है तो आगे पढ़े, नहीं तो इसको दूसरे में ले जाइए। आप डेयरी वाला खोल दीजिए और एग्रीकल्चर का खोल दीजिए, एग्रीकल्चर वहां जाके पढ़े वो। तो जो वो कर सकता है वो जगह पर उसको सुविधाएं दीजिए। और सबसे बड़ी चीज है, जो मस्त घूम रहे हैं अध्यापक गण, ये मस्त घूमने की चीज नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। रोजाना सैलरी देते रहिए, प्रमोशन होता रहे, आता जाता न खुद कुछ है न कुछ। सोचिए, प्रोफेसर स्केल दी जा रही है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आप चले जाइए, वो आते हैं, वो पैसा 25,000 30,000 रुपया उनको पकड़ा दिया गया एक्सपर्ट को, वो साइन करके चले गए, प्रोफेसर हो गए। तो ये सब ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए बहुत बड़े डिसीजन की जरूरत है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज की सरकारें, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या पढ़े, कौन क्या न पढ़े, कौन क्या करे, हमको वोट कहां से मिले, ये होना चाहिए। आज कोई लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं है कि रेल में एक दुर्घटना होती है और सब कुछ कहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो सब नहीं है। कुल मिला के एक लंबी प्रक्रिया है और जब तक लोक चेतना जागृत नहीं होती है, जी, क्योंकि लोक चेतना जागृत होने पर ही ऐसी सरकार बनेगी जो सरकार एक सचेत नागरिक का, एक संवेदनशील नागरिक का विकास जी करना अपना उद्देश्य समझे, शिक्षा का उद्देश्य। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि परिवार को पहले अपने को सोचना समझना पड़ेगा। आपका परिवार जिस तरह का होगा, बच्चा वहां से ही संस्कार सीखता है। एक हम लोग इंटरमीडिएट में सिविक्स में पढ़ते थे कि परिवार आदर्श नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी और यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उससे सबसे पहले कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के साथ कितना इंटरेक्शन कर रहे हैं और स्वयं हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा उपदेश से नहीं विवेकानंद बनता है, रामकृष्ण परमहंस को देखता है तब विवेकानंद बनता है, नरेंद्र से। तो वो चीज भी जरूरी है और वो एकदम गायब है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। मुझे लगता है कि यह चर्चा आपको पसंद आएगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।